नमस्कार साथियों। 10th क्लास में धातु एवं अधातु चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सीरीज के तीसरे चैप्टर के साथ में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर फिर से स्टार्ट करें। तो आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये सीखें, फिर से रिवाइज करें। अयस्क क्या होता है? हमने कहा कि वो जो खदानों से निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, और जिन खनिज से किसी धातु को प्राप्त करना, खनिज से किसी धातु को प्राप्त करना, इस धातु को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है इसे अपन कहते हैं धातु कर्म। ठीक है। और धातु कर्म प्रोसेस में जो हम धातु प्राप्त कर रहे हैं उस धातु का प्राप्त करना अगर आसान है, सस्ता है और मैक्सिमम यील्ड यानी अधिकतम लब्धि है, तो ऐसा खनिज जिससे धातु को प्राप्त करना आसान हो, सस्ता हो और अधिकतम मात्रा में हो, ऐसे खनिज को हम अयस्क कह देते हैं। तो ध्यान दें, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। अब ये जो अयस्क है इससे धातु को प्राप्त करने का अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम जो अयस्क निकालते हैं वो जमीन से खोद कर निकाले जाएंगे, तो उसमें मिट्टी और मिट्टी के साथ में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उनको हम पानी से धोकर या कृत्रिम पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं, जिससे उसमें मिट्टी या और अशुद्धियों की मात्रा हट जाए। फिर हम उसका सांद्रण करेंगे, यानी उसमें जो अशुद्धियां होंगी उनको हटाएंगे और अयस्क की मात्रा बढ़ाएंगे, और इस मात्रा को बढ़ाने की जो विधि है उसको अपन बोलते हैं सांद्रण। अब इस सांद्रण प्रोसेस के लिए अलग अलग अयस्क के हिसाब से कि भाई अयस्क का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अलग अलग विधि हम काम में लेते हैं। जैसे अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला अयस्क है जिसमें चुंबकीय गुण है, तो उसके लिए हम लौह पृथक्करण विधि को काम में लेते हैं। ऐसे ही अगर हमारा अयस्क सल्फाइड है तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए एक स्पेसिफिक विधि का उपयोग किया जाता है, और इस विधि का नाम हमें यहाँ पर पूछा हुआ है। देखें, 3 विधि होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो द्रवण है, दूसरा निक्षालन है, तीसरा है हाथ से चुनना, और चौथा है हमारा फेन प्लवन विधि। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे अपन फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि कहते हैं। होता क्या है इस प्रोसेस में कि हमारे पास में एक छोटा सा कंटेनर होगा, उसमें हम जो अयस्क हम लोगों ने लिया हुआ है उस अयस्क को सुटेबल सॉल्वेंट, जैसे पानी हमारे पास में है, उसमें अपन डालेंगे। यहाँ पर हम पानी में कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड ऑन कर देते हैं जिससे आसानी से झाग बन जाए। तो झाग के साथ में सल्फाइड अयस्क बहकर ऊपर आ जाती हैं और मिट्टी की जो अशुद्धियां हैं वो नीचे की तरफ यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो जिन्हें हम रन ऑफ वाटर के साथ, बहते हुए पानी के साथ में बहकर अलग कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, सल्फाइड अयस्क अगर आएगा और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण अगर हमें करना होगा तो सांद्रण करने के लिए हम फेन प्लवन विधि का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखें। प्रश्न संख्या 2, अयस्कों में विद्यमान अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अभी अभी हमने बताया कि भाई अयस्क जो है उससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। दैट ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं धातु कर्म, और इस धातु कर्म में एक स्पेसिफिक प्रोसेस जिसमें अपन अशुद्धियों को दूर करेंगे। तो अशुद्धियों के दूर करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हम कहेंगे सांद्रण। ठीक है। अयस्क को कॉन्सेंट्रेट करना या उसमें उपस्थित धातु की मात्रा को बढ़ाना या अशुद्धियों की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित धातुओं में से कौन सर्वाधिक धात्विक है। धात्विक का मतलब है जिसमें धातु के गुण सबसे ज्यादा होते हैं। धातुओं के गुणों के बारे में हम एक बार फिर से याद करें। वो जो कमरे के ताप पर ठोस हैं, कठोर हैं, जिनकी तनन सामर्थ्य ज्यादा है, जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, जिन्हें फैलाकर उनकी चद्दर बनाई जा सकती है यानी आघात वर्धनीयता है, और जिन्हें हम आसानी से पीटें और पीटने पर उनकी आवाज होती है यानी सोनोरस साउंड, सोनोरस प्रॉपर्टी जो होती है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो विद्युत की सुचालक होती है, ये सारे के सारे गुण किसके होते हैं? धातुओं के होते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी का ट्रेंड देखें तो उस आधुनिक आवर्त सारणी जो कि कुछ इस प्रकार से हमारी व्यवस्थित होती है, उसमें वे सभी तत्व जो लेफ्ट हैंड साइड पर उपस्थित हैं, बाईं ओर उपस्थित हैं, बाईं ओर पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनके धातु गुण ज्यादा होते हैं। और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होते जाएंगे, धातु की बजाय अधातु गुणों में वृद्धि होती चली जाएगी। तो हम इन तत्वों के रिस्पेक्टिव पोजीशन को देखें। देखिए, सोडियम हमारे पहले वर्ग में आता है, जिंक हमारे पास में 12वें वर्ग से आएगा,
एल्यूमिनियम हमारे 13th ग्रुप में आता है और कॉपर जो है वो 11वें वर्ग से हमारे आएगा। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है सोडियम, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी धातु तनु HCl या डाइल्यूट HCl अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो हमने धातुओं की अभिक्रियाशीलता के लिए एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ी थी आपको अगर याद हो, जिसमें हमने कहा कि वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ आती हैं, वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ आती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली सभी धातुएं या तो जल या तो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे आने वाली धातु जैसे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ये धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाती। तो ध्यान दें, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जितनी भी धातुएं हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारी की सारी धातुएं क्या करेंगी, जल और H2O के साथ में क्रिया करके, जल और अम्ल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। तो यहाँ चेक करें, सोना ये है हाइड्रोजन से नीचे आता है, ये हमारा सोना। तांबा यानी कॉपर ये भी हमारे हाइड्रोजन से नीचे आता है। प्लेटिनम ये अक्रिय धातु है, ये जल या सोडियम के इस जल या अम्ल के साथ में जनरली अक्रियाशील है, अभिक्रिया नहीं करता। तो जिंक हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर है। रासायनिक अभिक्रिया हम लिखें तो ये जिंक जब इस डाइल्यूट HCl के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ अभिक्रिया करके ZnCl2 जिंक का क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इस निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानेंगे कि अगर एक जलती हुई मोमबत्ती को हम हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो हमें पोप की साउंड सुनाई देती है, पोप साउंड हमें सुनाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सी धातु तनु HNO3 अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ध्यान दें, यहाँ ये जो हमें एसिड दिया हुआ है तनु HNO3, इस एसिड के लिए एक खास बात है कि जनरली धातुएं जो होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो एसिड तनु HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करके धातुओं के ऊपर नाइट्रेट की एक कोटिंग हो जाती है, एक आवरण चढ़ जाता है। तो अगर धातुओं के ऊपर नाइट्रेट का आवरण चढ़ जाएगा तो यह अक्रिय आवरण होगा, जिससे धातुएं उसके बाद HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाती हैं। तो हमसे यही पूछा गया है, निम्न में से वो कौन सी धातु है जो और भी अधिक क्रियाशील होती है और HNO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है। तो हम कहें ऑप्शन नंबर डी Mn हमारे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो गोल्ड तो वैसे ही कॉपर से हाइड्रोजन से नीचे आता है तो ये तो अभिक्रिया करेगा नहीं, और बोथ आयरन और सोडियम जो है इनके ऊपर नाइट्रेट की कोटिंग होने की वजह से यह फर्दर हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती। तो तनु H2SO4 फिर से हम कहें सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम होता है, और वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वे सारी की सारी धातुएं अम्ल तनु H2SO4 हो चाहे HCl हो उसके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो हमें कहता है कि भाई अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, यानी अभिक्रिया नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं होगी। ऐसी कौन सी धातु होगी, तो वे धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे आती हैं यानी कॉपर इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी धातु तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। फिर से अभिक्रियाशीलता, धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता को अगर हम चेक करें तो हम कहेंगे कि भाई गोल्ड वह धातु है जो कॉपर से नीचे की तरफ आती है, हाइड्रोजन से नीचे की तरफ आती है, इसकी अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम, जिंक और आयरन यानी अन्य धातुओं से कम होती है, और अगर क्रियाशीलता कम है तो गोल्ड अम्ल के विलयन में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, और गोल्ड जो है वो अक्रिय धातु के रूप में हमारी बच जाएगी। ऑप्शन नंबर सी Au या गोल्ड हमारा सही रहेगा। अगर गोल्ड की जगह सिल्वर भी होता या कॉपर भी होता तब भी वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाते। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो देखें, हम सभी जानते हैं कि सोना चमकने वाली धातु है, आभूषण बनाने के हमारे काम आ जाती है, और सोने के अगर हम प्योर आभूषण बनाएं तो हमने कल देखा था अपने पुराने लेक्चर में कि सोने के 1 ग्राम को खींचकर हम उसका 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, यानी सोने की तनन सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है।
अब सोने की तनन सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसके बहुत आसानी से तार खींचा जा सकता है, यानी उसके बनने वाले आभूषण जो होंगे वो कमज़ोर होंगे, ब्रिटल होंगे, आसानी से टूट जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आभूषण बनाने के बाद में हम उनको पहनेंगे भी सही, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, सामर्थ्य को बढ़ाना होगा, और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ एलिमेंट अलग से अलॉय मिला करके हम उसकी तनन सामर्थ्य को या हम उसकी सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी धातु है जो सोने में मिलाई जाती है जिससे उसके आभूषण आसानी से बन जाए या मिश्र धातु तैयार की जाती है? हम कहेंगे कॉपर। ये सोने के जैसे ही रंग का होता है और सोने की सामर्थ्य को बढ़ाने के काम आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। अब अभी अभी हमने कहा कि भाई सोना जो है आभूषण बनाने के काम आता है, लेकिन खींच के उसका तार बनाया जा सकता है, उसकी सामर्थ्य अच्छी नहीं होती, ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है। इसलिए सोना बनाने के लिए जब हम आभूषण बनाते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ मिक्सिंग करते हैं। अब सोने की शुद्धता की जो माप होती है वो हम कैरेट से मेजर करते हैं। कैरेट सोने की प्योरिटी या शुद्धता को मापने वाला हमारा यूनिट होता है, जहां हम कहेंगे कि 24 कैरेट सोने का मतलब होता है 100% गोल्ड। 24 कैरेट सोने का मतलब 100% गोल्ड होता है, यानी कहीं आपको अगर 24 कैरेट सोना मिलता है तो वह 100% गोल्ड का सोना है, और 100% गोल्ड के हमारे आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यह आसानी से टूट जाते हैं। तो सोने के आभूषण बनाने के लिए हम उसमें कुछ मिक्सिंग करेंगे, कुछ उसमें मिलाते हैं। तो कितना परसेंट मिलाते हैं, दैट इज 22 कैरेट का जो गोल्ड है वो हमारे सोने के आभूषण बनाने के काम आ जाता है। तो 22 कैरेट अगर हम परसेंटेज में गोल्ड को निकालना चाहें तो हम कहेंगे दैट 22 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी अराउंड 90% शुद्धता के सोने के आभूषण हमें सुनार की दुकान से देखने को मिलते हैं। तो जनरली 22 कैरेट सोने का उपयोग हम सोने का आभूषण बनाने के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, चांदी को अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो उसकी सतह काली पड़ जाती है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके बनने के कारण उसकी सतह काली पड़ जाती है? अब देखें, चांदी अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, चूंकि हम इसको वायुमंडल में खुला छोड़ रहे हैं तो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि इसमें नाइट्रोजन होगी, इसमें ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में इसमें सल्फर के भी ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन का भी ऑक्साइड इसमें होता है, और ह्यूमिडिटी यानी नमी भी उपस्थित होगी। तो जितनी भी हमारी धातुएं हैं जब हम उनको वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो ये धातुएं इन वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों के साथ में क्रिया करके कुछ सब्सटेंस या कुछ लवण या कुछ यौगिकों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब सोना या चांदी जो हमारे ऑर्नामेंटल मेटल्स हैं उनका उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेसिफिक चमक पाई जाती है, वो सुंदर दिखते हैं, अधिक समय तक वो चमकते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई उनकी सतह काली पड़ जाती है जब हम उनको वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चांदी जो है, सिल्वर, इसको जब हम खुला छोड़ेंगे तो यह वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके अपना सल्फाइड Ag2S बना लेती है, और सल्फाइड Ag2S जो होता है वो ब्लैक कलर का कंपाउंड हमारा हो जाता है। इसी वजह से चांदी का Ag2S जो बनेगा वो काला रंग का होगा और चांदी की सतह, ऊपरी सतह जो है वो काली पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखें, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास M कोई मेटल है, अब हम इसका ऑक्साइड लें तो यह मान लीजिए MxOY टाइप का ऑक्साइड है, और इस प्रोसेस में अगर हम धात्विक ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमारा धात्विक ऑक्साइड है, और इस धात्विक ऑक्साइड से अगर हम शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन धातु के साथ में जुड़ी हुई है इस ऑक्साइड में, हमें इस ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को हटाने का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन को एड ऑन करते, ऑक्सीजन को जोड़ते या ऑक्सीजन को जोड़ करके ऑक्साइड बनाते तो उस प्रोसेस को अपन ऑक्सीकरण कह देते। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को हटाना है, दैट प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? अपचयन, या इंग्लिश में हम इसको लिखें तो हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? ये प्रोसेस हमारा कहलाता है अपचयन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 12, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? देखिए बॉक्साइट ये हमारे
बहुत काम में आने वाला अयस्क है। जनरली इसी का नाम हमारे पास में बार बार आ रहा है, तो हमें याद होना चाहिए क्या कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और इससे हम एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। अगर लोहा होगा तो लोहा का अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। लोहे का अयस्क क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। तो हमें एक एक मेटल या एक एक एलिमेंट जो हमारे जनरली बुक्स में दे रखे हैं उनके किसी पर्टिकुलर के एक एक अयस्क का नाम तो हमें याद रखना ही है। ऐसे ही तांबे का अयस्क क्या हो जाएगा, कॉपर का पायराइटिस, CuFeS2 जिसको अपन कहते हैं, कॉपर का पायराइटिस, ये हमारे तांबे का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन अमलगम है। तो देखें हमने बताया था अमलगम ये क्या होता है, यह एक प्रकार की मिश्र धातु है और इस मिश्र धातु में एक बात हमेशा फिक्स रहेगी। मिश्र धातुएं क्या होती हैं कि वो जिसमें या तो दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल आपस में मिली होती हैं। तो यहाँ अमलगम क्या होती है, एक प्रकार की मिश्र धातु है, यानी इसमें भी दो या दो से ज्यादा धातुएं पाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी होगी कि इसमें जो पाई जाने वाली एक धातु है वो हमेशा फिक्स होती है, जिसको अपन बोलते हैं मरकरी। यानी किसी भी धातु M2 का मरकरी यानी Hg के साथ में बना हुआ जो मिश्र धातु है वो उस धातु M2 का अमलगम कहलाएगा। जैसे सोडियम Hg, क्या नाम देंगे हम इसको, सोडियम का अमलगम। अगर यहाँ सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता तो हम नाम लिख देते मैग्नीशियम का अमलगम। सोडियम की जगह कॉपर अगर होता तो हम इसको कॉपर का अमलगम कह देते। यानी किसी भी धातु का मरकरी के साथ बनी हुई जो अलॉय है, जो उसके साथ बनी हुई मिश्र धातु है, उसको अपन मरकरी का उस धातु का अमलगम कह देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखें, ड्यूरेलुमिन किस धातु की मिश्र धातु है। तो देखें ड्यूरेलुमिन नाम से हमें दिख रहा है एलुमिन, ड्यूरेलुमिन या एलुमिन, इस नाम से हम यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। एलुमिन यानी एल्यूमिनियम का अलॉय हमारे पास में ड्यूरेलुमिन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। ध्यान रहे हम क्रियाशीलता का क्रम चेक करने के लिए धातुओं की जो रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल है उसको हम चेक करेंगे, जहां हमने कहा था कि वे धातुएं जो सबसे ऊपर होती हैं वो अधिकतम क्रियाशील हैं, अधिकतम क्रियाशील। और धातुओं की क्रियाशीलता का क्या मतलब, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके धातु धनायन बना लेती हैं। ठीक है, तो जो अधिकतम क्रियाशील हैं वो होंगे हमारी धातुएं। इनमें जो ऊपर की तरफ आएंगी जैसे पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील हमारी धातु हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए हमने पढ़ा धातुएं वो होती हैं जो ठोस हैं, जो कठोर हैं, जिनमें चमक पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि चाकू से काटा जा सकता है और वो भी आसानी से। चाकू से काटने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यह किसी एक पर्टिकुलर धातु की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे धातुओं के ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जनरली अगर हम धातुओं को देखें तो वो हार्ड होती हैं, उन्हें काटना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर धातु की बात कर रहे हैं, वो सभी धातुओं के गुणों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक स्पेसिफिक धातु जिसको हम आसानी से काट सकते हैं, जो रूटीन में हमारी लैब्स में हम लोग काम में लेते हैं, वो धातु हमारी होती है सोडियम। इस सोडियम के लिए आपको एक खास बात और याद रखनी होगी, यह सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है। अगर हम इसे हवा में खुला छोड़ दें तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके उसका ऑक्साइड बन जाता है। जब यह सोडियम का ऑक्साइड बनेगा तो यह क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, तेजी से होने वाली अभिक्रिया है। और तीव्र गति से जब अभिक्रिया होगी तो यह अभिक्रिया विस्फोटक होती है, यानी आग लगने की संभावना यहाँ पर रहती है। तो अब हम इसको हवा में खुला नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, जब हम सोडियम को निकालते हैं पीसेस के रूप में तो हम इसे कैरोसिन से भरे हुए एक कंटेनर में इसके पीस करके यहाँ पर इसको डुबो कर रखेंगे। जब हम कैरोसिन से भरे हुए कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में इस सोडियम मेटल की डायरेक्ट होने वाली रिएक्शन रुक जाएगी, इंटरेक्शन नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। तो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ में जो तीव्र अभिक्रिया होती है वो नहीं होगी, यानी आग लगने की संभावना को हम खत्म कर सकते हैं। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम हमारी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें, यौगिक क्या होते हैं,
हमने कहा कि सर हमारे पास में कोई दो एलिमेंट हैं जैसे ए और बी, अगर ये एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिले, एक निश्चित अनुपात में अगर मिलते हैं, अनुपात हमेशा निश्चित होना चाहिए, ये बात आप याद रखें। अगर अनुपात चेंज होगा तो फिर वो यौगिक नहीं होंगे। तो एक एलिमेंट जब मान लीजिए 1:1 के रेशियो में मिले तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा AB। ऐसे ही अगर 1:2 के रेशियो में मिले तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB2। तो ये AB और AB2 ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड या यौगिक कहलाते हैं। तो पहली बात तो यौगिक, और दूसरा हमसे कहा गया है सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब हमने बताया कि अगर एलिमेंट ए और एलिमेंट बी आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों एलिमेंट का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस तरह से बनने वाला बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, और ऐसे जो यौगिक बनेंगे उनको हम कहेंगे सहसंयोजक यौगिक। तो निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है, देखें ध्यान दें, यहाँ सोडियम क्लोराइड जिसमें सोडियम हमारी धातु है, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड जिसमें कैल्शियम हमारे पास में धातु है, यहाँ सोडियम का ऑक्साइड इसमें सोडियम हमारे पास में धातु है। और ये जो धातुएं होती हैं सोडियम, कैल्शियम और सोडियम, इनके बारे में हमें याद रखना है कि धातुएं जो हैं वो आयनिक यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं। कैसे कि धातुएं हमने बताया अभिक्रियाशीलता उच्च होने के कारण आसानी से धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगी। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तो धातु बन जाएगी धनायन और किसी ऋणायन के साथ में मिलकर के यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। कौन सा यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत आवेशित आयन पाए जाते हैं। इसलिए अगर किसी कंपाउंड में आपको आयन दिखें, धातुएं दिखें, तो हम कहेंगे वो यौगिक हमेशा आयनिक यौगिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर हमारे पास में एक एलिमेंट कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है और दोनों ही क्या है, अधातु सहसंयोजक यौगिक बनाने का काम करेंगे। CH4 इस कंपाउंड के लिए भी हम याद रखें, इसे हम कॉमन नेम में कहते हैं मीथेन या मार्श गैस। मार्श क्यों, क्योंकि यह दलदल वाली भूमि जो है, दलदल वाली जो जगह है वहां पर ये गैस बनती है, इसी वजह से इसको मार्श गैस या दलदल से प्राप्त होने वाली गैस भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने से लोहे का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ध्यान दें, एक तो हमारे पास में आयरन है, लेकिन अब हम इस आयरन को गर्म कर रहे हैं। तो जब हम इस आयरन को गर्म करेंगे तो आयरन को गर्म करने पर क्या होगा कि आयरन की रॉड को गर्म करने पर ये रेड हो जाएगी, लाल रंग का हो जाता है। तो रेड कलर की हो जाती है, प्लस तप्त यानी गर्म है। तो एक लाल कलर के गर्म लोहे पर जब हम जलवाष्प प्रवाहित करेंगे यानी H2O की वेपर अगर हम प्रवाहित करेंगे तो वाटर और रक्त तप्त लोहा जो है उनकी आपस में अभिक्रिया से आयरन के ऑक्साइड बनेंगे। और आयरन जो है वो दो तरह के ऑक्साइड अपने बनाएगा, एक हो जाएगा FeO और दूसरा हो जाएगा Fe2O3। और ये दोनों ऑक्साइड आपस में मिलकर के एक नए तरीके का कंपाउंड बना लेते हैं ओवरऑल, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे Fe3O4 के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो Fe2O3 भी बनता है और FeO, ये दोनों प्रकार के यौगिक बनेंगे, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपस में क्रिया करके मिक्स हो जाएंगे और Fe3O4 के रूप में ये हमें देखने को मिलता है। आयरन ऑक्साइड जिसको अपन कहेंगे, कॉमन ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड, तो Fe3O4 के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात कि आयरन जो है वो दो अलग अलग तरह के ऑक्साइड बनाती है, जिसमें Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, जबकि FeO में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अब हम इनका नाम किस तरीके से रखें, तो देखो इन दोनों में से जो छोटी वैलेंसी है, जो छोटा ऑक्सीडेशन नंबर है, तो छोटे वाले ऑक्सीडेशन नंबर के लास्ट में जो सफिक्स जो लास्ट में अपन लगाते हैं, अनुलग्न जो लगाते हैं, वो हमारा हो जाएगा अस, और जो बड़ी वैलेंसी के बाद में हम लगाएंगे वो हमारा हो जाएगा इक, यानी इसे हम कहेंगे फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, आयरन को लैटिन नेम फेरम, तो फेरम से बन गया फेरस, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, और यहाँ
+3 यानी बिगर ऑक्सीडेशन स्टेट, नाम क्या बनेगा, फेरम यानी फेरस की जगह इक, तो फेरिक ऑक्साइड हमारे पास में आ जाएगा। तो ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरम ऑक्साइड और दोनों मिलकर के Fe3O4 यानी कॉमन आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, फेरिक सल्फेट का आणविक सूत्र है। तो देखो अभी अभी मैंने आपसे बताया, यहाँ इसका अगर हम लास्ट में नाम लगा हुआ देखें वो क्या है, इक लगा हुआ है, अनुलग्न जो है वो इक है, और इक के लिए हमने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बिगर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी इसका बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 होता है। आयरन के दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 में से बड़ा कौन है, +3 है, और जो बड़ा होगा उसके नाम के पीछे हम इक लगा देंगे। तो Fe+3, और दूसरा हमारे पास में क्या है, सल्फेट SO4 -2, ये सल्फेट का हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर इन दोनों को मिलाकर हम कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड कैसे बनेगा, दैट इसके -2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो ये हमारा हो गया Fe2, और Fe का +3 ये नीचे की तरफ आएगा, तो SO4 का होल थ्राइस, यानी हमारा कंपाउंड हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ऑप्शन नंबर डी हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। अगर यही फेरिक की जगह फेरस सल्फेट पूछा जाता, फेरस सल्फेट पूछा जाता, तो देखो फेरस नाम में जो अनुलग्न लगा हुआ है वो अस है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2 वाली छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ सल्फेट ये तो फिर से -2 है। दोनों का अगर अपन कंपाउंड बनाएं तो क्या बनेगा, दैट Fe2 और SO4 का होल ट्वाइस, और 2:2 यानी क्या हो गया, 1:1, तो FeSO4 ये हमारा क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा। तो FeSO4 फेरस सल्फेट है, और Fe2SO4 का होल थ्राइस हमारा फेरिक सल्फेट है। इसी तरह से हम और भी कंपाउंड के फॉर्मूले अरेंज कर सकते हैं अगर हमें उनका करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट याद है। ठीक है, नेक्स्ट सिलिकॉन है। सिलिकॉन देखें, ये एक एलिमेंट होता है जो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक नंबर 14 पर पाया जाता है। परमाणु क्रमांक 14 की अगर अपन बात करें, आवर्त सारणी में इसका स्थिति अगर देखें तो यह है परमाणु क्रमांक 14 पर पाया जाएगा, और साथ में वर्ग संख्या 14 यानी आधुनिक आवर्त सारणी के 14th ग्रुप में यह बिलोंग करता है। तो हमने कहा कि सबसे लेफ्ट साइड में जो होती हैं वो धातुएं हैं, और सबसे राइट साइड में जो होती हैं वो अधातुएं हैं। और जो धातु और अधातु के बीच में आवे, जिनमें कुछ गुण धातु के जैसे और कुछ गुण अधातु के जैसे होते हैं, उन एलिमेंट को अपन कहते हैं उपधातु। तो सिलिकॉन ये क्या होती है, एक उपधातु होती है सिलिकॉन। इसके लिए भी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, इस सिलिकॉन का उपयोग सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रॉपर्टी है कि यह सेमीकंडक्टर गुण शो करता है, अर्धचालक के गुण दर्शाता है। अर्धचालक क्या, तो हमने बताया धातुएं जो होती हैं वो आसानी से विद्युत और ऊष्मा का वहन कर देती हैं, इसलिए धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक हैं। अधातुओं में से कभी भी विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए ये कुचालक होती हैं। तो ये सुचालक और अधातु कुचालक, इन दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी यानी अर्धचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार, अर्धचालकों का व्यवहार क्या रहेगा कि अगर तापमान कम है तो कम ताप पर ये होंगे कुचालक, लेकिन जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी चालकता बढ़ती जाएगी, और उच्च तापमान पर ये धातुओं की तरह सुचालक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो सिलिकॉन ये क्या है, एक उपधातु होती है, और उपधातु कौन सी, अर्धचालकों के गुण दर्शाती है। सिलिकॉन के साथ साथ एक और एलिमेंट जर्मेनियम जो है वो भी हमारे अर्धचालकों के गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखें, एक सुनार ने मलिन सोने के आभूषण को एक द्रव में डाला और चमकीला बना दिया। मलिन का मतलब हम जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, तो जैसे जैसे हम सोना पहनेंगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में वो क्रिया करेंगे, और क्रिया करने पर उनकी चमक गायब हो जाती है। चमक क्या हो जाती है, कम पड़ना शुरू हो जाती है, तो वो कम चमकीले से हमें दिखाई देते हैं, यानी मलिन हो जाते हैं। अब उस आभूषण को एक सुनार ने क्या किया, एक सॉल्यूशन में डाल दिया, पानी, एक विशेष प्रकार का पानी जो है उसमें भर के, और उन सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए डिप किया। अब डिप करने पर क्या होगा कि वो सॉल्यूशन जब बाहर निकालेंगे, सोने के अपने ऑर्नामेंट्स बाहर निकालेंगे, तो वो सोने के ऑर्नामेंट्स तो चमकीले हो जाते हैं, ये तो क्या हो गए, इनमें तो चमक वापस आ गई।
लेकिन ये जो ऑर्नामेंट्स हैं इनका वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है। अब वजन कम होने से क्या होगा कि भाई हमारा जो सोना, जैसे मान लीजिए हम 10 ग्राम सोने के ऑर्नामेंट्स इसको देते हैं और 10 ग्राम सोने में से 1 ग्राम सोने का वजन कम होकर के हमें 9 ग्राम गोल्ड वापस मिलता है, तो ये 1 ग्राम जो है वो गोल्ड हमारा इस सॉल्यूशन में रह जाएगा और हमें सोने की चपत लग जाती है, यानी आप कहें हमारा नुकसान हो जाता है 1 ग्राम सोने के बराबर की वैल्यू का। ठीक है, तो 10 ग्राम का जो सोना था वो 9 ग्राम का रह गया। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है? मैंने आपको बताया, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो सोना जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, यानी सोने की क्रियाशीलता बहुत कम है। अगर सोने की क्रियाशीलता बहुत कम है तो ये ऐसा सोल्यूशन या ऐसा विलयन होना चाहिए जो कम क्रियाशील सोने से भी आसानी से अभिक्रिया कर जाए। जब सोने से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, सोने के ऊपर जो जमी हुई गंदगी है, सोने के जो ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो वहां से हट जाते हैं और सोने की नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर हटेगी तो नीचे वाली लेयर यानी सोने की फिर से चमक वाली लेयर वहां पर उपस्थित हो जाएगी। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, सोनार जो है एक स्पेसिफिक प्रकार का सोल्यूशन काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं अम्लराज, या इंग्लिश में नाम पढ़ें तो इसको हम कहते हैं एक्वारिजिया। क्या कहलाता है? एक्वारिजिया। यह 2 तरह के जो हमारे पास में अम्ल हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, जहां हम 3 रेशो में HCl और 1 रेशो में कॉन्सेंट्रेट HNO3 को अगर मिलाते हैं, दोनों सांद्र हमारे पास में HCl और HNO3 को अगर अपन मिलाएं तो अम्लराज या एक्वारिजिया का निर्माण हो जाता है। यह इतना प्रबल अम्लीय सोल्यूशन है कि इसमें अपन सोने जैसी अक्रिय धातु को भी डालें तो यह सोने के साथ में भी क्रिया करेगा और इससे सोने की ऊपर वाली जो लेयर है वो हट जाएगी जो धुंधली हो गई है, और उसकी बजाय सोने की नीचे वाली लेयर जो है वो दोबारा चमकती हुई लेयर हमें देखने को मिल जाती है, जिससे हमारे ऑर्नामेंट्स तो चमक जाते हैं लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सी धातु सामरिक महत्व की है? सामरिक महत्व का मतलब वो जिनसे हमें युद्ध के लिए उपयोगी सामान बनाने का काम में ली जाने वाली धातु के बारे में हमसे पूछा गया है। तो युद्ध के लिए हम ऐसी धातु काम में लेंगे जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, जिससे जंग नहीं लगे, और इनमें से भी वो सारे की सारी प्रॉपर्टी टाइटेनियम धातु जो होती है उसमें पाई जाती है। इसकी तनन सामर्थ्य ज़्यादा है, वजन में थोड़ी हल्की होती है, इसी वजह से इसका उपयोग स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए अपन लोग कर लेते हैं। ये जो विमान वाहक पोत जो होते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं, और लंबे समय तक वायुमंडल में खुला रहे तो भी इसमें जंग रोधक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी इसमें आसानी से जंग नहीं लगती। अगर हम आयरन के अपने स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आयरन तो वायुमंडल में खुला छोड़ने पर उसको जंग लग जाती है, जंग लगेगा तो आयरन कमजोर हो जाएगा और हमारे जो ये जो विमान है वो आसानी से टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, हमें नुकसान होगा। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक ऐसी धातु काम में लेते हैं जो हल्की हो, जिसका वजन भी कम हो और जिसमें आसानी से जंग भी नहीं लगी। और ऐसी धातु कौन सी होती है? टाइटेनियम होती है, इसलिए हम टाइटेनियम को सामरिक महत्व की धातु के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर कौन सी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो देखें, लोहा हमने कहा वायुमंडल में अगर आप इसको खुला छोड़ोगे तो नमी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु लोहा जो है उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब इसका ऑक्साइड बनेगा तो जंग लगेगी, हमारा आयरन जो है कमजोर हो जाएगा, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, आयरन के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी मेटल है जिसकी कोटिंग करेंगे, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। इस जिंक की कोटिंग करने से क्या होगा, तो हमने देखो रिएक्टिविटी सीरीज जो पढ़ी थी, क्रियाशीलता का क्रम जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि जिंक की जो क्रियाशीलता है वो आयरन से अधिक होती है। यानी अगर हम जिंक और आयरन दोनों धातुओं को एक साथ रखें तो सबसे पहले जिंक वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी और इतनी देर आयरन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करेगा। यानी जैसे ही हम जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर करते हैं तो बाहर वाली जिंक की जो लेयर है वो आयरन को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं इसे? गैल्वेनीकरण। लोहे की छड़ के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहलाता है, और इस गैल्वेनीकरण से हम लोहे को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 24, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए
निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे का फ्राइंग पैन है यानी कि आयरन है, और इस आयरन को हमें क्या करना है, जंग से बचाना है। जंग से बचाने का मतलब हम इसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से रोक रहे हैं। अब क्रिया करने से रोकने के लिए हम इसके ऊपर एक पेंट की लेयर चढ़ा दें। अगर हम इसके ऊपर पेंट या वार्निश की लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे हम हमारे घरों में लोहे के ड्रम पर करते हैं, रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं, लाल रंग का पेंट चढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा कि हमारे कूलर या जो ड्रम होते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में तो रहते हैं, लेकिन उनके साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने की वजह से उनका संक्षारण या उन पर जंग नहीं लगती है। तो हम पेंट लगाकर इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि इसके ऊपर हम अधिक क्रियाशील धातु यानी जिंक की अगर कोटिंग कर दें तो जिंक का डीके होगा, जिंक का लॉस होगा, लेकिन आयरन की हमारी जो कंटेनर है वो आसानी से बचा रह जाएगा। यानी जिंक की परत भी हम चढ़ा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन उसका कर सकते हैं, और ग्रीस लगाकर हम इसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट रिएक्ट करने से रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही, यानी इसके ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 को देखें। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण होता क्या है? जैसे हमने जो अयस्क निकाला है, उस अयस्क को हम प्रोसेस करेंगे, उसके ऑक्साइड को अपन बना लेंगे। अब ये जो अयस्क का ऑक्साइड है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, इस अयस्क के ऑक्साइड की एक बड़ी मोटी छड़ हम लोग ले लेते हैं, और इसमें जो शुद्ध धातु है उसकी एक पतली सी छड़ हम यहाँ पर लगा देते हैं, और फिर हम इसको एक कंटेनर में रख के किसी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में भरकर यहाँ पर हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने से क्या होगा, यहाँ से जो मेटल है, जो इस अशुद्ध छड़ का जो मेटल है, वो मेटल कैटायन के रूप में इस विलयन में उपस्थित होना शुरू हो जाएगा, और इस पतली छड़ के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया चलती रहेगी, धारा हम प्रवाहित करते रहेंगे, ये मोटी वाली अशुद्ध धातु की जो छड़ है वो तो पतली होती चली जाएगी, और पतली वाली जो शुद्ध धातु की छड़ है उस पर धातु जमा होने से वो मोटी होती चली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इस विधि को अपन कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। और इसमें हमने क्या किया, अशुद्ध धातु की मोटी परत बनाई जिसमें होकर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये किसका काम करती है, ये एनोड का काम करती है, और सारी की सारी गंदगी इसी के नीचे जमा हो जाती है। इसके नीचे जमा होने वाली इस गंदगी को हम एनोड पंख कहते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग काम लेते हैं, जो छोटी पतली छड़ जो हमने शुद्ध धातु के काम में ली है, वो किसका काम करती है, वो कैथोड मेटल का काम करती है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु की जो मोटी छड़ बनेगी वो हमारा हो जाएगा एनोड, और जो शुद्ध धातु की पतली छड़ बनती है वो कैथोड की तरह हमारे काम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 26। जिंक मेटल है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ में विक्रिया करके क्या बनाएगा? तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करता है, तो जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Na2ZnO2 और H2 गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 हम देखें। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? अधात्विक गुण का मतलब हमने कहा वे तत्व जो आवर्त सारणी में राइट हैंड साइड में यानी दाईं ओर आते हैं, वो सारे के सारे तत्व क्या होंगे, अधात्विक गुण दर्शाएंगे। तो इन सभी तत्वों को अगर हम रखें तो देखो आवर्त सारणी में 15वें जो वर्ग है उसमें हमारे पास आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद में आ जाता है फॉस्फोरस पी। 16वें वर्ग में हमारे पास आएगा फॉस्फोरस के बगल में सल्फर, और 17वें वर्ग में हमारे पास आता है क्लोरीन, जिसमें ऊपर की तरफ हेलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन हेलोजन फैमिली का पहला सदस्य आता है। तो देखें हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और फास्फोरस, यानी ये चारों। और इन सभी में सबसे राइट हैंड साइड पे सबसे दाहिनी ओर कौन सा एलिमेंट आया, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो हमारा एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा अधातु गुण दर्शाएगा होने को। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो अधातु हैं, लेकिन इनमें भी हमसे पूछा है सबसे अधिक अधातु गुण किसमें होंगे, कि क्लोरीन में होंगे। कमरे के ताप पर गैस है और आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड एनायन बना लेता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अधात्विक गुण किसमें, क्लोरीन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 को देखें।
निम्न में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? तो देखें आयरन जो है वो ना तो ठंडे जल से आसानी से क्रिया करेगा, ना ही गर्म जल से क्रिया करेगा। तो सर आपने तो बताया कि भाई आयरन जो है उस पर जंग लग जाती है, लेकिन वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होगी, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो आयरन जो होगा उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है ह्यूमिडिटी या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है, H2CO3 बनाती है, जो अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में आयरन को आसानी से क्रियाशील बना देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? देखें तो हमारे पास में जिंक सल्फेट का विलयन लिया हुआ है और इससे हम चाहते हैं कि जिंक विस्थापित हो जाए किसी धातु के साथ में होने वाली अभिक्रिया से। तो यहाँ अगर कोई धातु जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित करेगी तो सीधी सी बात उस धातु का सल्फेट बन जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि वे धातुएं जो क्रियाशीलता श्रेणी में जिंक से ऊपर आती हैं, जिंक से ऊपर आने वाली धातुएं ही जिंक को उसके सल्फेट या फॉस्फेट या क्लोराइड या किसी भी लवण में से डिस्प्लेस कर सकती है। तो हमें याद रखना होगा, यहाँ इस ऑप्शन में हम क्या देखेंगे कि वे धातुएं जो जिंक से क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर आए, जिनकी क्रियाशीलता जिंक से अधिक हो। तो देखो ये जो हमारे ऑरम और कॉपर हैं ये तो जिंक से नीचे आते हैं, ये तो जिंक से भी नीचे जो हाइड्रोजन है उससे भी नीचे आते हैं, तो ये दोनों तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारा कट गया। इसी प्रकार से स्टेनम SN जो है ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम जो है इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखें, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हमें 5 अलग अलग एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में उनकी सही सजावट कौन सी है? तो देखो अधात्विक गुण हमसे पूछा है, यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पूछी है। तो अधात्विक गुण के लिए हमने बताया कि वह जो आवर्त सारणी में दाईं ओर आएंगे, जो सबसे दाईं ओर उपस्थित होंगे वो सारे के सारे अधातु होंगे। तो हम इन एलिमेंट की आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो लिथियम यह तो पहले वर्ग में आएगा, बेरिलियम ये दूसरे वर्ग में हमारे पास में आता है, वहीं बोरॉन, कार्बन ये क्रमशः 13, 14 और ऑक्सीजन जो है वो 16वें वर्ग में और फ्लोरीन जो है वो 17वें वर्ग से हमारे बिलोंग करता है। तो सबसे दाईं ओर ये हमारे पास में आ रहा है फ्लोरीन, उसके बाद में हमारे पास में आएगा ऑक्सीजन, फिर हमारे पास में आएगा कार्बन, कार्बन के बाद में हमारे पास में आएगा बेरिलियम और बेरिलियम के बाद में हमारे पास में हो जाएगा लिथियम। ये इनका करेक्ट ट्रेंड रहेगा। अगर हमसे धातुओं के गुण पूछता तो हम कहेंगे जो सबसे बाईं ओर आती है वो धातुएं होती हैं, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आती हैं वो धातुएं होती हैं। तो लिथियम, फिर बेरिलियम और रिस्पेक्टिव बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से हम घटते हुए क्रम में चले जाते हैं। तो अधात्विक गुण पूछा हुआ है इसलिए हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा अधातु, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम और सबसे लास्ट में लिथियम। तो देखिए ये हमारे धातु और धातु चैप्टर से होने वाले 30 प्रश्न थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।